आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अभ्युदय मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे सरकार के उन फैसलों की जो भविष्य के मध्य प्रदेश को विरासत से विकास के साथ जोड़कर समृद्धि तक ले जाने वाले हैं। बात होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिन भर के दौरों और उन कार्यक्रमों की जहां निर्णायक घोषणाएं और फैसले हुए। तो दिन भर में क्या रहा खास, कौन सी खबर बनी सुर्खियां, आइए जानते हैं इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तकनीकी और विकास और परंपरा के संगम की साक्षी बनी। मध्य प्रदेश अब एआई नीति और स्टेट एआई मिशन के साथ आगे बढ़ेगा। होटल ताज में रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा की तो एआई को भारतीय दर्शन और मानवीय विवेक के संदर्भ में परिभाषित भी किया। जन कल्याणकारी योजनाओं में एआई के उपयोग की मंशा भी मुख्यमंत्री ने जाहिर कर इसे षड्यंत्र से दूर रखने की सलाह भी दी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस फील्ड में युवाओं को अपार संभावनाएं होने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। इस कॉन्फ्रेंस में एआई आधारित मशीनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसको देख ये लगता था कि ये बात कर लोग अचंभित थे। मतलब उन मशीनों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा देख रहे हो। तो इस एआई जो कॉम्पैक्ट जो ये कार्यक्रम हुआ उसमें क्या कुछ खास रहा, पहले ये देख लेते हैं। भोपाल के होटल ताज में हुई रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 ने भारतीय परंपरा और आधुनिक तकनीक के बीच एक अनोखा संवाद रचा। यहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्र, यंत्र और तंत्र में उलझी दुनिया का जिक्र किया तो यह भी कहा कि इन सबसे ऊपर षड्यंत्र भी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एआई की प्रगति में इतना सूक्ष्म अंतर रखना होगा कि विकास की दौड़ में मानव की मूल प्रकृति नष्ट न हो। तिरुपति बालाजी की कतार का मजेदार किस्सा भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सुनाकर बड़ा गहरा संदेश छोड़ा। सीएम ने सधे अंदाज में कहा कि जैसे पत्नी पति का नाम नहीं लेती, वैसे ही मंच पर पहले वक्ताओं की बातें इतनी प्रभावी हैं कि आगे वाला जो बोले वही सही। मध्य प्रदेश की ज्ञान परंपरा का जिक्र भी करना यहाँ सीएम नहीं भूले। सीएम ने सांदीपनी आश्रम और ओमकारेश्वर का उदाहरण दिया। बुद्धि के 3 प्रकार भी बताए। उन्होंने मांत्रिक, यांत्रिक और तांत्रिक गिनाकर चेताया भी कि आज का दौर षड्यंत्रों से भरा है। एआई का जन कल्याण में उपयोग हो तो बेहतर होगा, क्योंकि हम बुद्धि और विवेक में अंतर करने लगें तो एआई को भी पसीना आ जाएगा। अब ये प्राचीन विरासत आधुनिक तकनीक से जुड़ रही है। सीएम ने मध्य प्रदेश एआई नीति और मिशन लाने घोषणा भी की। सीएम ने स्पेस टेक पॉलिसी का भी जिक्र किया और माइनिंग, हेल्थ सेक्टर में एआई की बड़ी संभावनाएं जताई। अपने एआई का उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए करे, सभी विभागों के लिए करे, सभी प्रकार के शासन के, केंद्र शासन के मिलकर के दोनों तरह से जितना बेहतर हो सकता वो करे। एआई के उदाहरण तो इतने अच्छे हैं कि हमको मालूम है भगवान महादेव का परिवार में गणेश जी ने क्या बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। पृथ्वी की परिक्रमा कैसे होती है हमसे अच्छा कौन बता सकता है। ये उदाहरण तो भारत का ही है। भगवान कार्तिकेय ने तो बेचारे ने पता नहीं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन माता पिता की परिक्रमा से भी हो जाती है। ये अपने ही जानते हैं, दुनिया में नहीं जानते कोई और। जितना भारत वाले अपने उस बुद्धि के देवता के माध्यम से गणेश जी की स्थापना के आधार पे जानते हैं। लेकिन मैं अपने राज्य के लिए अगर बात करूँगा तो मध्य प्रदेश सरकार ये मानती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तकनीक नहीं बल्कि शासन, उद्योग, समाज ये सबके लिए परिवर्तनकारी शक्ति है। इसलिए हमारा राज्य एआई नीति भी लाने वाला है और एआई मिशन पे भी काम करेगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। अपने आज के इस अवसर पर जब हमने अपने जैसे सीएस ने कहा कि स्पेस टेक की पॉलिसी 2 दिन पहले ही हम लेकर के आए हैं सभी प्रकार के नवाचारों के लिए, और हमारे यहाँ तो बड़ी संभावना है। हमारा माइनिंग का सेक्टर भी बहुत बड़ा है,
इस माइनिंग के सेक्टर में एआई का बड़ी संभावना है। हेल्थ का सेक्टर भी है, 9 करोड़ की आबादी का राज्य है, इसलिए 9 करोड़ की आबादी के राज्य में सब प्रकार के हेल्थ के सेक्टर में बड़ी संभावना है। एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी प्रेजेंटेशन दिया, जिन्होंने एआई को विकसित भारत 2047 का आधार बताया। सीएस ने कहा, एआई से एफिशिएंसी और ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन नौकरियां नहीं जाएंगी, सिर्फ रोल बदलेंगे। असली चुनौती स्किलिंग और रीस्किलिंग की है। भारतीय मॉडल को वैश्विक समाधान बताते हुए उन्होंने कहा कि जैसे यूपीआई ने दुनिया को सिखाया, वैसे ही स्टेट एआई मिशन केंद्र से जुड़ेगा। समग्र फैमिली आईडी से एआई पर्सनलाइज्ड योजनाएं देगा, लेकिन साइबर जोखिमों के लिए मजबूत फ्रेमवर्क भी जरूरी है। एसीएस संजय दुबे ने कहा कि एआई को पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस के लिए उपयोग करना चाहिए। डीजी एनआईसी अभिषेक सिंह ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने मध्य प्रदेश में 30 एआई लैब और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात कही। आगे आने वाली दुनिया जो है वो रिसर्च, इनोवेशन, नॉलेज की दुनिया होने वाली है। उसमें एआई बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। तो जो हमारे रिसर्चर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, एकेडेमिशिया और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन है, उसके लिए एआई की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब एआई आएगी तो जॉब्स जाएंगे। याद करिए, जब कंप्यूटराइजेशन का काम शुरू हुआ था तब भी यही बात की गई थी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो ऐसा नहीं होता जॉब जाते हैं, इसको टेक्निकली बोला जाता है जॉब डिस्प्लेसमेंट। जब एआई आएगी तो उसके साथ नई इंडस्ट्रीज आएंगी, नए जॉब रोल्स डिफाइन होंगे। तो जो एग्जिस्टिंग जॉब लॉस होंगे वो नए जॉब्स क्रिएट हो रहे होंगे। तो एज ए पब्लिक पॉलिसी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम स्किलिंग पे फोकस करें। यंग बच्चे जो आ रहे हैं उनको इस प्रकार से स्किल करें कि वो जो नए जॉब रोल्स बनने वाले हैं उन नए जॉब रोल्स के लिए वो लोग तैयार हों। आपको हर रोज सीखते रहना पड़ेगा। आपको यदि रेलेवेंट बने रहना है, नहीं तो 2 से 3 साल में आप आउटडेटेड हो जाएंगे। लगातार एक जो कंटिन्यूअस लर्निंग की बात है, तो स्किलिंग और रीस्किलिंग ये दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं एज ए पब्लिक पॉलिसी। एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसी मशीनें भी लगाई गईं जो दवाई देने के साथ पढ़ाई भी करती नजर आईं और इलाज भी। इसका जायजा लिया डीएनएन के विशेष संवाददाता आदर्श चौरसिया ने, तो वहीं एक्सपर्ट से भी बात की। एआई को बढ़ावा देने के लिए कॉन्फ्रेंस लगाई गई है। उसमें कई तरह के एआई से रिलेटेड रोबोटिक चीज़ें भी हैं, कई तरह के कंसल्ट के लिए चीज़ें भी हैं। और ऐसे में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये है यहाँ पर एक दवा का यंत्र, यानी कि ये बात कर सकते हैं सीधे सीधे आप डॉक्टर से कैसे बात कर सकते हैं और किस तरह से उससे दवाई भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके लिए ये यंत्र यहाँ पर लगाया गया है। जैसे आप गूगल पे बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करके भी दिखाएंगे। उसके बाद नीचे की ओर देखेंगे तो वो दवा जिस बीमारी से आप पीड़ित हों, जो जिसके बारे में आप बताएंगे, उसकी दवा भी आपको दे दी जाएगी। पहले मैं इसके बारे में जान लेता हूँ, ये काम कैसे करती है। आपका नाम जानूंगा और किस कंपनी से? मेरा नाम भरत विश्वकर्मा है और मैं मेडिसेवा कंपनी से। ये क्या मशीन है, इसकी हेल्प काय के लिए? मेडिसेवा एक कंपनी है जो रूरल हेल्थ केयर में काम करती है और मेडिवेंट हमारी एक मशीन है जो रूरल एरियाज में मेडिसिन डिस्पेंसिंग प्लस डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए बनाई गई है। इससे आप गांव में बैठे बैठे शहरों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ बात कर सकते हैं। हम एक बार करके देखें थोड़ा सा, इसमें कैसे करेंगे इसको बताइए। ये इसको चालू किया। मुझे बुखार है तो मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए? देखिए अभी ये आ रहा है, वो सर्च कराइए, आ गया। मुझे बुखार है, कौन सी दवाई ली जाए। ये देखिए कई दवाइयों के इसने नाम यहाँ पर बता दिए हैं और उसका टाइम भी बता दिया है कि कितनी बार उसको लेना है। 4 से 6 घंटे के बीच में लेना है। और ऐसे में उस दवा के लिए जब आप डॉक्टर जी ये मेडिसिन ऐसे आपको दिखती है ना, इसके बाद में डॉक्टर का कंसल्ट होता है। डॉक्टर कंसल्ट के बाद में इस टाइप का एक उनके पास ऐप रहता है जिसमें वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है। प्रिस्क्राइब करने के बाद में इसी मशीन से वो मेडिसिन यहाँ से गिर जाती है। ये मैंने प्रिस्क्राइब की है, मैं आपको एक मेडिसिन डिस्पेंस करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखते रहिएगा, डॉक्टर से जब प्रिस्क्राइब करेगा। देखिए ये देखिए ये देखिए ये दवा आ गई, ये दवा आ गई, बुखार के लिए दवा आ गई। और हमने इस मशीन को बोला और मशीन ने हमारी बात सुनी और ये दवा आ गई। तो ऐसे में एआई का हेल्प कितना हो रहा है जो बीमार लोग हैं उनके लिए भी, और गांव में जिनको पता नहीं होगा कि डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, वहीं की वहीं आसानी से ये काम हो जाएगा। कितने की रहती है इसको लगवाते हैं? सो ये अभी प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप हमारा अभी 20-25 हज़ार रुपये में बना है, बट जब बड़े लेवल पे इसको बनाएंगे 20-25 या 200 मशीनें, तो ये इसका कॉस्ट 5,000 से भी कम रहेगा।
और गांव में हम लोग जो हेल्थ केयर एडवाइजर्स हैं, जैसे फार्मासिस्ट, गांव के जो BHMS BAMS डॉक्टर्स होते हैं, या फिर मेडिकल वाले होते हैं, या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, उनके साथ टाई अप करके ही काम करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स ये बोलता है कि हमको कोई हेल्थ केयर वाला बंदा बीच में होना ज़रूरी है। तो इस टाइप से हम लोग काम करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे कई तरह के डेमोन्स्ट्रेशन के साथ AI तकनीक के साथ चीज़ें आई हुई हैं, और ऐसे में इसका उपयोग आने वाली पीढ़ी के लिए जो कह सकते हैं बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की लगभग 8 करोड़ आबादी में AI की अपार संभावनाएं हैं। हेल्थ, माइनिंग, कृषि में AI से जन कल्याण की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी, जहां विरासत और तकनीक साथ चलेंगी, जो आने वाली जनरेशन को डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट बनाने में कारगर होंगी। डेस्क रिपोर्ट, DNN। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार दोपहर बाद दिल्ली पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री को नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश के लक्ष्य को समय से पूर्व पूर्ण करने की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी। तो वहीं सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धियों, आगामी कार्य योजना और समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प को लेकर मनाए जा रहे कृषक कल्याण वर्ष 2026 की रूपरेखा से भी PM को अवगत कराया। इसके साथ ही अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव के माध्यम से 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की जानकारी भी प्रधानमंत्री से डॉक्टर मोहन यादव ने साझा की। CM डॉक्टर मोहन यादव ने PM को गाडरवाड़ा नरसिंहपुर स्थित NTPC सुपर थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार की परियोजना के भूमि पूजन के लिए मध्य प्रदेश आने का न्योता भी दिया। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं उर्वरक मंत्री JP नड्डा से उनके कार्यालय में जाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भेंट की। CM डॉक्टर मोहन यादव का यह दिल्ली दौरा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल जानकारी के अनुसार भाजपा नेतृत्व ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों को 18 से 22 जनवरी के बीच दिल्ली बुलाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन 19 जनवरी को होना है और 20 जनवरी को इसका ऐलान। इस बीच सभी दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का इन तारीखों के बीच में स्विट्जरलैंड के दावोस का दौरा भी प्रस्तावित, इसलिए संभावना जताई जा रही कि इसे लेकर भी PM से उनकी चर्चा हुई होगी और उन्होंने उसकी जानकारी भी दी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार यानी 16 जनवरी को नर्मदापुरम के माखन नगर बाबई में आयोजित लाडली बहनों के राज्य स्तरीय सम्मेलन से लाडली बहनों के खातों में राशि का अंतरण करेंगे। प्रदेश की करीब 1,25,31,000 से अधिक पात्र बहनों के खातों में 1,836 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। साथ ही 29 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 90 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण भी होगा। विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी इस दौरान किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुबह की चाय की चुस्की उज्जैन वासियों के साथ ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह से भगवान बृहस्पति मंदिर में सपत्नीक दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद तेलीवाड़ा चौराहे पर शहर की पुरानी चाय की दुकान पर स्थानीय लोगों के साथ चाय भी पी और चर्चा भी की। उन्होंने दुकान संचालक से हालचाल पूछा। चाय पीने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चाय के पैसे भी दिए। दुकानदार द्वारा संकोच के कारण पैसे नहीं लेने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ये तो लेना ही होंगे। शहरवासियों को CM का यह अंदाज बेहद ही पसंद आया। स्वाहा
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन प्रवास के दौरान शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के समीप निर्माणाधीन गीता भवन का अवलोकन किया। जानकारी भी दी कि यह भवन जिस तरीके से निर्मित हो रहा उसको विस्तार से बताया। आपको बता दें कि यह भवन जो है वो G+2 में निर्मित किया जाएगा। अप्रैल 2026 में इसके पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी निर्माण एजेंसी PWD PIU है। गीता भवन की कुल क्षमता 1250 सीटर होगी। इसका निर्माण 5 एकड़ से अधिक भूमि में हो रहा है। लागत 34 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस दौरान विधायक अनिल जैन, कालू हेड़ा, संजय अग्रवाल, संभागायुक्त आशीष सिंह, ADG उमेश जोगा, DIG नवनीत भसीन, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, ADM यतेंद्र सिंह गुर्जर सहित कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। तो हमारी इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।